नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। महिला आरक्षण के नाम पर केंद्र की एनडीए सरकार अब देश का पूरा चुनावी गणित बदलने की तैयारी में है। संसद के विशेष सत्र में पेश होने वाले 3 विधेयक, संविधान संशोधन, नया परिसीमन कानून और केंद्र शासित प्रदेशों में आरक्षण, दरअसल सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन का एक बड़ा प्लान माने जा रहे हैं। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 800 प्लस करने का प्रस्ताव सीधे तौर पर नए पावर मैप की ओर इशारा करता है। सूत्रों के मुताबिक करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, लेकिन असली खेल परिसीमन आयोग के हाथ में होगा, जो यह तय करेगा कि किस राज्य की ताकत बढ़ेगी और किस राज्य की ताकत जो है वो घटेगी। यही वजह है कि विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या यह महिला सशक्तिकरण है या 2029 से पहले सियासी जमीन मजबूत करने की रणनीति? क्योंकि सीटों का बंटवारा और रोटेशन दोनों ही भविष्य की सत्ता की तस्वीर को तय करेंगे। सरकार का तर्क बिल्कुल साफ है कि अगर जनगणना और परिसीमन में देरी हुई तो महिला आरक्षण भी टल सकता है। इसलिए पहले ढांचा तैयार करने की कोशिश है। यह आरक्षण 15 साल तक लागू होगा और सीटें रोटेशन के आधार पर बनेंगी। अब नजर संसद पर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पर बहस करेंगे और बहस में हिस्सा भी लेंगे। और यहीं से देश की नई राजनीतिक दशा जो है वो तय होगी। गुरुवार से संसद में इस पर बहस शुरू होगी और वो बेहद दिलचस्प होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना और समझना होगा कि आखिर परिसीमन कैसे होगा, उसके आधार क्या होंगे। लेकिन उससे पहले क्या कुछ बदलने जा रहा है, यह समझिए, एक नजर में समझिए। सीटों में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। आज की तारीख में अगर आपसे पूछे कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो आप तुरंत कहेंगे कि 543 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन अगर यह परिसीमन होता है तो इन सीटों की संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी और इसी के लिए ये जो नया संसद है वो तैयार किया गया था। 815 सीटें राज्यों के लिए तय की जाएंगी, ये नया सीट बड़ा होगा, और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी, यानी हर राज्य के हिस्से की जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी। महिला आरक्षण लागू होगा तो कुल सीटों में 33% महिलाओं के लिए उनको आरक्षित करना पड़ेगा, यानी 800 प्लस जो सीटें हैं तो उनमें से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित करना पड़ेगा। परिसीमन इससे पहले 2011 में हुआ था जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन तब परिसीमन नहीं हुआ था, वो जनगणना थी, उसमें सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन इस रोटेशन सिस्टम, महिला आरक्षित सीटें हर चुनाव में बदलती हुई नजर आएंगी। इस सिस्टम की वजह से एससी एसटी आरक्षण में भी आरक्षित वर्ग के लिए मौजूदा प्रावधानों के लिए नई संरचना में उनको शामिल किया जाएगा। अब सीटों में जो बड़ा इजाफा हुआ है वो समझिए कि वो कितना बड़ा इजाफा होने वाला है। लेकिन परिसीमन में नया क्या है, आप ये जानना और समझना चाहते हैं, जरा इस बात को समझिए कि जो एक फ्रीज था, जो 1971 के दशक में एक फ्रीज लगा दिया गया था कि 543 से ज्यादा लोकसभा की सीटें नहीं होंगी, वो फ्रीज खत्म होगी। 1971 की जनगणना के से वो फ्रीज लगाया गया था, लेकिन 2026 में इस फ्रीज को खत्म किया जाएगा। परिसीमन का समय कब होगा, यह संसद का अधिकार है। आधार क्या होगा, यह भी संसद का अधिकार है। 2011 में जब जनगणना हुई थी, उसके आधार पर भी क्या यह परिसीमन रूप ले सकता है, या फिर यह जो मौजूदा जनगणना चल रही है उसी के आधार पर जो परिसीमन है वो होगा। अनिवार्यता क्या खत्म हो रही है, हर जनगणना के बाद परिसीमन जो है वो अब जरूरी नहीं है कि जनगणना हुई तो परिसीमन कराया जाए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने ये 1971 में भी देखा था। 2029 पर सबसे ज्यादा नजर है। नई सीटों पर बंटवारा क्या 2011 के डेटा के आधार पर भी
संभव है। ये तमाम इफ और बट्स हैं जिनके जवाब जो हैं वो मिलने अभी बाकी हैं। लेकिन क्या कुछ नया, वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन समझिए कि क्या कुछ बदलेगा, क्या तस्वीरें जो हैं वो चेंज होने वाली हैं और परिसीमन होगा कैसे। तो समझिए कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं तय होंगी। हो सकता है कि आज की तारीख में आपका घर किसी एक लोकसभा क्षेत्र में आता हो सकता है कि उसका नाम बदलकर कुछ दूसरा हो जाए। दूसरा, महिलाओं के लिए आरक्षित जो सीटें हैं वो भी बदली जाएंगी, क्योंकि सीटों में एक बड़ा इजाफा होने वाला है। एससी एसटी आरक्षित सीटें भी रोटेशन में होंगी। जरूरी नहीं कि अगर कोई सीट एक बार एससी या एसटी की कैटेगरी में जाती है तो वो ताउम्र एससी और एसटी की ही रहे। अब परिसीमन में कितना वक्त लगेगा इसको समझिए। आखिरी बार 1970 के दशक में जो सीटें थी वो बढ़ाई गई थी। सिर्फ सीमाओं में 2022 में अगर बात करें तो सिर्फ सीमाओं में बदलाव हुआ था। सीटों में किसी भी तरीके का जो इजाफा था वो नहीं किया गया था। अब आगे क्या होगा? नई जनगणना के आधार पर बड़ा बदलाव संभव है। यानी जिस राज्य में जितनी ज्यादा लोगों की संख्या, उस राज्य में सीटों की संख्या भी इतनी ही ज्यादा होगी। अब बिल पास कराना क्या इतना आसान? समझिए, विशेष बहुमत की जरूरत होगी और यहीं पर के लिए एक संकट की स्थिति है। कम से कम 50% का समर्थन और उपस्थित मतदान करने वालों में 2/3 मेजॉरिटी। ये जो 2/3 मेजॉरिटी का खेल है, इसमें सरकार उलझ जाएगी। अब कैसे समझिए कि कुल सदस्य 543 है और अगर सभी वोट कर ले, पार्टियां जिस दिन वोटिंग होगी, चाहे शुक्रवार को हो या शनिवार को हो, उस दिन व्हीप जारी होगा और 2 से 3% जो है वो बहुमत की, यानी 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। यानी 362 वोट चाहिए होंगे। अब एनडीए के पास है 292 सांसद, विपक्ष के पास है 233 सांसद। यानी 362 के लिए जब तक विपक्ष का समर्थन नहीं मिलता तब तक एनडीए इस बिल को पास नहीं करा सकती। और यही वजह है कि इस बिल को पास कराने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब आज के सवाल आपको दिखाते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या सीटें बढ़ाकर सत्ता का गणित जो है वो बदला जा रहा है क्या, जो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। दूसरा सवाल कि क्या सीटें बढ़ाकर सत्ता का गणित जो है वो बदला जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल आपको बताता हूं। ये वो तमाम सवाल है जिन पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि क्या परिसीमन के जरिए कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? क्या यह कदम दक्षिण वर्सेस उत्तर की राजनीति को और ज्यादा तेज कर देगा? यह बहुत बढ़िया सवाल इस समय है। उसके पीछे वजह भी यह है कि स्टालिन ने दक्षिण के जितने भी बड़े नेता हैं उनको साफ तौर पर निमंत्रण दिया है और यह कहा है कि आप एक साथ आएं, हमारे साथ आएं और हम इस नए परिसीमन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जो है वो करने जा रहे हैं। अब आपको अपने मेहमानों से रूबरू करा दें। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ पंडित राज शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का एचएनएन न्यूज में बहुत स्वागत है। लेकिन सीधा सवाल यहां पर मेरे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पंडित राज शर्मा जी से होगा। पंडित जी, अब जरा यह बताइए कि जब यह संशोधन का बिल जो है वो पेश होगा सदन में, तो क्या विपक्ष सरकार के साथ है परिसीमन के इस पूरे संशोधन के मामले में? सवाल तो आशीष भाई ये होना चाहिए था, क्या सरकार का ईमान इस बिल को पास कराने के लिए है? क्या सरकार की आत्मा कहती है इस बिल को पास कराने के लिए? क्योंकि मेरा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी लगभग 20-21, शायद अगर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, 20-21-22 राज्यों में सरकार है इनकी। तो मुझे लगता है 6-7 मुख्यमंत्री महिलाओं को बनाते पहले। क्या दिक्कत है? आज सम्राट चौधरी को क्यों दिया गया? अगर नारियों का
सशक्तिकरण करना है तो भाई सम्राट चौधरी की जगह क्या महिला विधायक थी नहीं थी? इसमें क्या जरूरत थी? आपको अपने टीवी पे 33% महिलाओं को आरक्षण देना है तो आप डिबेट में भी दे सकते थे भाई। अगर मगर आपकी मनसा में शंका है। अरे 2029 आ गया क्या? मैंने तो 26 देखा था, आज पता नहीं उल्टा हो गया हो तो मैं समझ नहीं सकता। मैंने तो तारीख 26 ही देखी थी। मैंने मोबाइल को अगर उल्टा करूंगा तो शायद ये 2029 मुझे दिखा दे, लेकिन ऐसे सीधा करूंगा तो ये 26 ही तो दिखा रहा है ना सर। मगर ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से भी देखोगे ये धोखा ही धोखा दिखेगी। ये मैं दावे के संग कहता हूं, अभी खेमचंद जी बोलेंगे, बस मुझे इतना सा बता दो, आप 5 राज्य में चुनाव हो रहे थे, वहां कितनी महिलाओं को टिकट दिया? आप अपना चरित्र दिखाए ना, चैरिटी बिगन्स एट होम। और फिर एक और मैं खैर प्रधानमंत्री जी के किसी उसमें नहीं जाना चाहता, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम अपने चरित्र में जीना पसंद करते। बस इतनी सी बात है, क्या जरूरी है? अगर मैं नारी सशक्तिकरण की बात करता हूं तो मुझे अपने मोहल्ले में बताना होगा कि मैं अपनी बीवी की कितनी इज्जत करता हूं, अपनी बेटी को कितना महत्व देता हूं। अरे पंडित राज शर्मा जी, वो तो ना चाहते भी आपको बताना पड़ेगा। गलती से कुछ गलत बता दिए तो घर वापस जाएंगे। सही बता रहे हैं आपको। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें करना, सरकार पे 6 से 7 मुख्यमंत्री करें और आज मजा आ जाता, इनकी बात में दम लगता, आज सम्राट चौधरी वहां के सीएम ना बनते, कोई महिला बनती, आहा मजा आ जाता। उत्तर प्रदेश में कोई महिला, बेबी रानी मौर्य है, लो मैं कहता हूं गवर्नर भी रही है उत्तराखंड की, जाओ खेमचंद भाई से कह रहा हूं मैं, बना दो, मजा आ जाएगा साहब के प्रति आपका सम्मान देख। लेकिन चलिए, सवाल अभी भी वही है कि क्या विपक्ष सरकार के साथ है? हम इनकी गलत मंशा के संग कभी नहीं होंगे। अगर ये देश अगर आपको क्या लगता है पंडित जी कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? वैसे एक बताऊं आशीष भाई, एक चीज बताऊं, आप अगर 300 एमएलए बन जाओगे, इस महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा। अगर सशक्तिकरण करना है तो उन्हें अच्छी एजुकेशन मुहैया कराओ, अच्छी नौकरियां दो, तब जाके आपने 150 करोड़ की जनता में आप 300 एमएलए बना दोगे या एमपी जो भी बना दोगे, उससे महिला सशक्तिकरण होगी? शायद मुझे नहीं लगता। हालांकि हम तो देखो, मैं तो दावे के संग कहता हूं, हम 3 बहनों के भाई हैं, एक भतीजे चाचा ताऊ हैं, बेटे हमारे, हम अपने यहाँ महिलाओं को इज्जत देते हैं, तभी आंख से आंख मिला के चले, बस ये हमारा दावा। और भारतीय जनता पार्टी पंडित जी सवाल का जवाब नहीं दिया, उसके बाद खेमचंद जी पे जाऊंगा। जवाब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको देने में बहुत सोचना चाहिए। मुंह से निकली बात आशीष भाई आपकी हो जाएगी। मैं बस एक बात का जवाब चाहता हूं, ये आप पूछेंगे कि क्या आज कल मैं मान जाऊंगा, मैं तो ओपन कहने लगूंगा, सम्राट चौधरी की जगह आज भी टाइम है और बना दे किसी महिला को, बना दे, अब तो बात सच है ना। अब मुझे पता है, मैं आपसे शर्त कर दूं, जब्ती की शर्तें लगा दूं, ये सिर्फ इलेक्शन का फंडा है, बाकी इनका मन ठंडा है। ठीक है खेमचंद जी, जवाब दीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए राज शर्मा जी ने जो भी कहा वो उनका एक अपना क्षेत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि अगर हम पॉलिसी मेकिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकार में, गवर्नमेंट में अगर हम महिलाओं को प्रॉपर प्रतिनिधित्व देंगे, उनका पार्टिसिपेशन रहेगा, तो इससे महिलाओं का एम्पावरमेंट होगा, जरूर होगा। क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में जब वो बराबरी की भागीदारी रहेंगे तो महिलाओं के जो महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं, महिलाओं के जो राइट्स हैं, महिलाओं की जो सोच है, उसको इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। तो उसी के तहत आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कमिटेड हैं। महिला रिजर्व के लिए तो लंबे समय से बात चलती आ रही है, लेकिन कांग्रेस कभी इसको करवा नहीं पाई, ना यूपी 1 करवा पाए, ना यूपी 2 करवा पाए। वो क्या करते थे, अपने किसी सहयोगी को खड़ा कर देते थे, ठीक है भाई अवरोध कर लो, कभी मुलायम सिंह जी को बोल दिया, कभी आरजेडी को बोल दिया, हंगामा कर दो, और हंगामा करते थे और वो अपना छोड़ के बैठ जाते थे। लेकिन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कमिटेड हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि मैं महिलाओं को उनका हक दूंगा। और भाई कह रहे थे कि 300 एमपी बनने से कोई फायदा नहीं होता है, क्यों नहीं होता? अगर 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट, जनरल से भी महिलाएं लड़ सकती हैं, लड़ती रहेंगी, लड़ेंगी।
लेकिन 300 मिनिमम अगर वैसे 300 संख्या नहीं है, 300 से थोड़ी कम संख्या है, अगर इतनी महिलाएं आती हैं तो इससे बहुत बड़ा बदलाव होगा, परसेप्शन में बदलाव होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव होगा, एजुकेशन में बदलाव होगा। परसेप्शन में बदलाव होगा। ये पंचायत पार्ट 4 या 5 बन जाएगी, 4 आ चुकी है, शायद 5 बन जाएगी। हमने देखा है कि किस तरीके से सरपंच जो है वो महिला रहती है। बनेगी, पंचायत नहीं बनेगी। ये जिस तरीके से आज देश की सर्वोच्च पोजीशन पे राष्ट्रपति महिला है, वैसे ही आने वाले समय में हमने तो डिफेंस मिनिस्टर भी महिला बनाई, आज फाइनेंस मिनिस्टर महिला है। पूरा सम्मान आज हमारी सरकार में दिया जा रहा है और आने वाले समय में उनको और बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। और मैं ऐसा समझता हूं कि वो दिन भी भारत में दूर नहीं है कि जब ये 33% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि कभी महिला भी देश की प्रधानमंत्री बने और अधिकतर राज्यों में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व एज चीफ मिनिस्टर रहे, तो वो भी तब आएगा। हालांकि खेमचंद जी एक त्रुटि हो गई, महिला प्रधानमंत्री तो बन चुकी थी ना, इंदिरा गांधी जी बन चुकी थी। अब दोबारा मैं वो ये नहीं कह रहा हूँ, अभी लंबे समय हो गया, इंदिरा गांधी जी बनी लेकिन लंबा समय हो गया, हम तो जन्मे भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी आज की जो जनरेशन है उन्होंने उनको देखा नहीं, उन्होंने सिर्फ रोज गाली बकते हो आप लोग, रोज गाली बकते हो। अरे सुन लीजिए, उनको बात पूरी कर लीजिएगा। अभी हम राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति नहीं कर रहे। गाली बकना हम कभी गाली नहीं बकते। राजनीतिक पार्टी होने के नाते उनके काम का टिप्पणी करना ये हमारी ड्यूटी भी है, अधिकार भी है। अगर उन्होंने गलत किया उस पर हम बात करें, सही किया उसके बारे में सही बोलेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज की जनरेशन में आने वाले में महिलाएं वहां पे वो फैमिली की वजह से बनी, लेकिन महिला अपने कैल की वजह से, अपने लीडरशिप की वजह से प्रधानमंत्री बने। ऐसा भी समय तब आएगा जब इकोसिस्टम खड़ा होगा। ठीक है राहुल लाल जी, अब सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष को वाकई 33% महिला आरक्षण से कोई दिक्कत है या असली दिक्कत परिसीमन से है? नहीं आशीष जी, देखिए तमाम विपक्षी पार्टियों के जो हमने प्रतिक्रियाएं देखी हैं, महिला आरक्षण का विरोध देखिए आशीष जी, इसमें देश में जिस तरह से महिला एक अलग से जो है कि समूह बन रहा है, वोट देने वाला मतदाता बन रहा है, तो वैसे स्थिति में महिला आरक्षण का विरोध कोई नहीं कर सकता। लेकिन विपक्ष की जो प्रमुख आपत्ति है, और वो बड़ी उस आपत्ति के ऊपर बड़ी ध्यान देने की जरूरत होगी कि परिसीमन का मामला, क्योंकि सीधे जिस तरह से भारी संख्या में देखिए केवल लोकसभा के सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ नहीं, मैं इसीलिए राहुल लाल जी आपसे पूछना कि पंडित राज शर्मा जी को इस पे खुलकर बोलना चाहिए था, वो बोले नहीं, तो मैंने कहा चलिए आप ही के जरिए ये चीज फ्लोट कर दूंगा ताकि राज शर्मा जी इस पे खुल के बोले। असली मुद्दा परिसीमन है, महिला आरक्षण कभी था ही नहीं सर। मैं वही तो कह रहा हूं कि देखिए पूरा मामला परिसीमन का है। 2000 से ज्यादा जो है कि नए विधायकों की संख्या जुड़ने वाली है। सांसदों में सोचिए कि 300 के आसपास की सांसदों की संख्या है, 276 300 जो भी संख्या होगी वो। तो अब सोचिए कि अगर इतनी ज्यादा संख्या में, अभी तक देखिए हालिया उदाहरण सामने में है आशीष जी, अभी असम का आप देख लीजिए, असम में हाल ही में जो है कि वहां पर हुआ था, सीटों की संख्या में नहीं बढ़ी, खाली जो है कि सीटों की बाउंड्रीज दाएं से बाएं आशीष जी। वहां पे मुस्लिम बाहुल्य जो प्रभुत्व वाली सीटें थी, वो जिसको हम लोग 30 की संख्या गिनते थे असम में, उसकी संख्या घट के जो है वो 21 हो गई, 20 हो गई, बिना बढ़े हुए सीटों की संख्या। तो ये जो परिसीमन का गणित है, उत्तर भारत दक्षिण भारत तमाम प्रकार के अनेक पहलू खुलते, और देखिए इसमें चिंता की बात यह है, इतना बड़ा गहन मुद्दा है ये, जो लोकतंत्र का मंदिर है वहां पे उसके ऊपर चर्चा होनी है। उसके ड्राफ्ट जिससे हम लोगों के सामने में होने चाहिए थे, विस्तृत रूप से सांसदों के सामने में होने चाहिए, क्या मामला था, और अगर सरकार रियल में इसको लेके गंभीर होती तो सरकार को सर्वदलीय बैठक कराना चाहिए था, सबों का राय लेना चाहिए था। तो हमें लग रहा है कि है तो ये मामला साउथ तरफ से, हालांकि राहुल लाल जी यही मांग उठ रही है, साउथ के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या वहां पर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, वो लगातार इस बात को मांग कर रहे हैं कि इस पूरे विषय पर, खासकर परिसीमन के विषय पर पीएम को सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए थी इस लोकसभा में बिल को पेश करने से पहले। आशीष जी देखिए, खाली मैं संक्षेप में कहूंगा दो चीजें। देखिए 1971 के जनगणना के आधार पे, और उसको जब 42वां संशोधन आया था, तब पहली बार उसको वर्ष 2000 तक के लिए सीटों की संख्या को फ्रीज किया गया। बिल्कुल। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वर्ष 2000 में 84वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको 2026 तक के लिए फिक्स किया गया। तो देखिए विपक्ष की तरफ से तो जो विपक्ष की प्रतिक्रिया है कि महिला आरक्षण के लिए विचार बहुत गंभीर है, तो वर्तमान 543 सीटों पर दे दीजिए, अभी इसी में से 33% दे दीजिए। विपक्ष की तरफ से तो ये प्रतिक्रियाएं भी दिख रही हैं, लेकिन जिस पैमाने पे देखिए इतने लंबे समय तक ये सीटों की संख्या क्यों फिक्स की गई थी,
कि जनसंख्या निर्धारण को ले, जो राज्य जनसंख्या निर्धारण में काफी अच्छा काम किया है, वो भविष्य में वो हतोत्साहित ना हो। ऐसा हो क्या फिर इस पूरे रेस के बाद देश में एक अलग सा रेस चालू हो जाए आशीष जी, कि भाई चलो हम भी अपने राज्य की जनसंख्या बढ़ाए, वो राज्य में तो लोकसभा की सीटें इतनी हो गई, उनका पॉलिटिकल पावर बढ़ गया, हमारा पॉलिटिकल पावर क्यों कम हो? दक्षिण भारत राज्यों की क्या चिंता है? उनका ये काम, उत्तर भारतीय राज्यों ने तो जनसंख्या वृद्धि पर सही काम किया नहीं, हम दक्षिण भारतीय राज्यों ने काफी शानदार काम किया है उसके ऊपर, लेकिन केंद्र की राजनीति में हमारा महत्व घट जाएगा। ठीक है, एक रिएक्शन सुनील कौर जी के लिए मैं रखता हूं। सुनील जी, असली जो पीड़ा है वो परिसीमन की है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये उत्तर बनाम दक्षिण की एक पूरी संगठित राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। चाहे आप स्टालिन के बयान को ले लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि सभी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं नॉर्थ के, वो एक साउथ के जो हैं वो एक साथ आए, यानी कुल मिलाकर दक्षिण बनाम उत्तर की राजनीति यहां करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, विरोध के बाद कोई सॉल्यूशन तो आना चाहिए ना आशीष जी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या का जो भेदभाव है उसके हिसाब से उत्तर भारत के राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। आपके यहाँ नहीं बढ़ेगी तो आपके यहाँ रास्ता क्या है? रास्ता तो बताइए, कौन सा फॉर्मूला है आपके पास? कोई फॉर्मूला तो कम से कम पास करेंगे ना, कि इस फॉर्मूले के तहत हम पर लागू किया जाए। 1976 में परिसीमन रोक क्यों गया? क्या कारण थे परिसीमन को रोकने के? और 25 साल तक के लिए रोक दिया, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में फिर 25 साल तक के लिए रोक दिया। 42वां संशोधन और 84वां संशोधन, मतलब बीच में 42 संशोधन हो गए, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों की सहभागिता कैसे बढ़ेगी इस पर कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं था, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। जनसंख्या 10 लाख के आधार पर जब एक लोकसभा की सीट निर्धारित की गई थी 1976 में, 54 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। आज तो 140 करोड़ है। बिल्कुल, यदि 850 या 900 एमपी आप ला भी रहे हैं तब भी आप गलत कर रहे हैं। 10 लाख के आधार पर लोकसभा की सीट होनी चाहिए तो लगभग 1400 के आसपास होनी चाहिए सीटें। तो अब भी तो लोकतंत्र की बात नहीं हो रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, बिल्कुल जो आपने कहा, परिसीमन नहीं होगा, उसी आधार पर करेंगे, कब तक कर देंगे आप? 2011 में जनगणना किया, तो 2011 के आधार पर भी आप तो कर सकते हैं, और सरकार उस पर लाने का प्रयास करेगी। अरे जब जागो तभी सवेरा। दूसरी बात, यदि आप कोई सवाल करेंगे तो ये थोड़ी कोई कह सकता है कि ये सवाल नहीं होना चाहिए था, ये सवाल होना चाहिए था। मतलब हम लोगों के सवाल भी, अब सवाल यदि हम लोग पूछ रहे हैं तो लोग बैठ के प्रवक्ता ये कहते हैं कि सवाल ये नहीं होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए, और हम ये पूछ रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए। मतलब एक डिबेट में एक कल्चर आ गया है राजनीतिक दलों का। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि कांग्रेस ने जो किया वही भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी 2001 में आकर के वही कर दिया, 25 साल के लिए फिर कर दिया उसको सीज। तो दोनों पार्टी उत्तरदायी है ना इस लोकतंत्र का गला घोंटने में। ठीक है, इस लोकतंत्र को यदि कमजोर किया है तो दोनों दलों ने, कांग्रेस ने भी किया और भाजपा ने भी किया। ठीक है, राहुल लाल जी आप कुछ कह रहे थे। आशीष जी देखिए, महिलाओं को अगर पितृ देना है, अभी जो आंकड़े हैं इस समय, इस लोकसभा में अगर हम लोग देखें प्रतिशत भारतीय नाटी का महिला प्रतिनिधित्व है, कांग्रेस का 14% है, और 38% का प्रतिनिधित्व टीएमसी का दिख रहा है। तो देखिए, जिनको रास्ता बनाना होता है ऐसे रास्ते तो बना ही देते हैं, लेकिन मुख्य मामला यह है कि अगर सरकार आज बहुत 2011 की जनगणना के आधार पर ही हमें परिसीमन कर लेनी है हमें, तो फिर 2023 में जब उस समय आप खंड बहुमत में थे, तब तो आपने कहा कि भाई हम तो अगली जनसंख्या जनगणना पर इंतजार करेंगे, फिर परिसीमन करेंगे। अब अचानक से आशीष जी ये परिवर्तन कहां से हो रहा है? नहीं, लेकिन राहुल लाल जी सवाल तो यही है ना कि परिसीमन अगर होता है तो तकलीफ किस बात की? क्या आबादी को उनके हिसाब से वोट करने का या क्षेत्र में बंटने का अधिकार नहीं है क्या? आशीष जी, आबादी को क्षेत्र में बंटने का अधिकार है, हाँ। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने एक बृहत्तर सोच के अंतर्गत, अरे मैं कह रहा हूं पूर्ववर्ती सरकारों ने गलत किया, मैं मान रहा हूं, चलिए गलत किया। मैं ये कह रहा हूं कि क्या उनके राइट्स को इसी तरह से वायलेट किया जा सकता है क्या? आशीष जी, मैं तो पहले ये कह रहा हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने, चाहे वो
कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ने गलत नहीं किया, बल्कि बहुत ही दूरदर्शी निर्णय लिया था उन्होंने। नहीं तो अभी हम लोग जो 150 करोड़ की आबादी वाला देश कहते हैं, अभी हम लोग कहते हैं कि हम लोग 200 करोड़ वाले, 250 करोड़ नहीं, वो वाले तो आबादी साउथ वाला की देश तरफ से कहते हैं हम लोग। कोशिश शुरू हो ही गई ना। साउथ के चीफ मिनिस्टर साहब ये खुलकर कह रहे हैं कि 2 नहीं 4 बच्चे 5 बच्चे पैदा करो, तो ये क्या है? नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि उस भावना को समझना आवश्यक है कि आखिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्यों 26 साल के लिए कैप लगाया, उसके पहले क्यों इंदिरा गांधी के समय वो कैप लगे थे? जनसंख्या नियंत्रण के इसी मूल भावना के कारण से लगाया गया था कि राज्यों में होड़ ना हो, जनसंख्या बढ़ाने की होड़। उसी होड़ की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं आशीष जी। तो ये गलत मतलब ये राज्य सरकार तय करेगी क्या कि किसके घर में कितने बच्चे हो? कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, राज्य सरकार तय नहीं करेगी। जो सेंटिमेंट तय होता है पॉलिटिक्स का, उसके आधार पर फिर महसूस करेंगे ना लोग। लोगों को लगेगा भाई एक्स राज्य जो है उसको तो उसकी तो ज्यादा प्रतिनिधि है, ये कौन सा तर्क? ये तर्क मुझे नहीं राहुल लाल जी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ये तर्क। अरे राहुल लाल जी ये बताइए, किसी ने 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने से रोका है क्या? कोई कानून बना है क्या? करने वाले तो 12-12, 14-14 कर रहे हैं। आशीष जी और सुनील कौशिक जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, उससे जनसंख्या पर रोक लगी है। नहीं तो अभी 150 करोड़ वाले देश जो हम लोग है ना, 200-250 करोड़ वाले जनसंख्या की आबादी वाले देश को, और अब दक्षिण से स्वर आ रहे हैं, बड़े ही चिंताजनक किस्म के स्वर है वो। तो इसलिए परिसीमन के मामले पे मैं तो कह रहा हूं कि चलिए ये करना भी है। अगर मैं एक कह रहा हूं कि अगर आपके इस कार्यक्रम में आशीष जी हम लोग भाग ले रहे हैं, एक ड्राफ्ट हम लोगों को पहले से पता था कि एक विषय वस्तु है, संसद जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, उसके लिए क्या सभी सदस्यों को पहले इसके सारे डिटेल्स नहीं होने चाहिए? क्या मामला है, इसके ऊपर क्या चर्चाएं गंभीर ढंग से पहले से नहीं होनी चाहिए थी? हमें लग रहा है सरकार के पास ना तो वो जादुई आंकड़ा है आशीष जी, सरकार केवल विपक्ष के छवि ये पार होना नहीं है, लेकिन सरकार इस लोकसभा चुनाव के दरमियान में अगर पारित होना भी था तो 29 अप्रैल के बाद भी कर सकते थे ये सारा चीज। पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु के अंतर्गत तमिलनाडु में तो इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, मतलब विपक्ष फंस गया, मतलब सरकार के, अगर आपकी बात मानी जाए तो सरकार ने जो गेंद फेंकी अब उसमें विपक्ष फंस गया। अगर वो विरोध करता है, वॉकआउट करता है, तो मैसेज आएगा कि ये महिला आरक्षण के खिलाफ है। आप ये कहना चाहते हैं? सरकार ये छवि विपक्ष की बनानी चाहती है, ये तो विपक्ष की रणनीति बनानी नहीं चाहती है सर, बन चुकी है। सुनील कौशिक जी मैं आपसे जवाब लूंगा। 30 सेकंड का ब्रेक। अरे 30 सेकंड के ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं। 30 सेकंड का ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। ए जीजी 23 23 21 21 बावली हो रही है, कदे 23 कदे 21 चल। ए जीजी मोदी जी और सनी जी ने लाडो लक्ष्मी का वादा पूरा कर दिया से। वो इबते हम 23 साल ते ऊपर हम सारी बहन बेटी के खाते में 2100 रुपए भेजेंगे हर महीने नॉन स्टॉप। है सपना से के मुझे सपना आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दफा हर रोग दफा। ए जीजी 23 23
21 21 ਇਹ ਕੀ ਬਾवली हो रही है कदे 23 कदे 21 चल ए जी मोदी जी और सनी जी ने लाडो लक्ष्मी का वादा पूरा कर दिया से। वो इबते हम 23 साल ते ऊपर हम सारी बहन बेटी के खाते में 2100 रुपए भेजेंगे हर महीने नॉन स्टॉप है सुपना से के पूरे सपना पूरा कब करोगा चल लाडो लक्ष्मी ऐप ते अपनी आईडी और जानकारी डाल दो और बैठ जाओ। भाई मैं तो वही सूट लाऊंगी जो देखा था हमने। योजना के अंतर्गत अब तक 9.5 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को 1038 करोड़ की राशि जारी। लाडो लक्ष्मी होगी खुशहाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते अपने खास मेहमानों के पास। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए, फिर खेमचंद जी आपके पास आऊंगा। नहीं, देखो, जो राहुल जी कह रहे हैं कि जनसंख्या के रोकने के पर्पस से परसिमन पर रोक लगाई, तो उसमें भी तो सरकार ने सफल नहीं हुई। क्या ये इसको नहीं मालूम नसबंदी देश में कैसे की गई, क्या किन राज्यों में की गई और किन राज्यों में प्रभाव पड़ा, ये बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं, अध्यक्ष के राज्य सुनील कह रहे हैं कि हमने नसबंदी करवाना और जबरी नसबंदी करवाना, मैं वही कह रहा हूं। हाँ, जबरी नसबंदी थी वो, जबरी। देखिए ना, उस समय 2 अभियान चले, हम 2 हमारे 2, और जब उस पर सफल नहीं हुई सरकार तो नसबंदी हुई। और नसबंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव, जबरदस्ती नसबंदी का प्रभाव हिंदी राज्यों में पड़ा, न कि उधर राज्यों में पड़ा। यहाँ बाकायदा अधिकारियों की, ब्यूरोक्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई, कर्मचारियों की, कि एक व्यक्ति को कितनी नसबंदी करानी है। और फिर भी यदि ये कहा जाए कि उत्तर हिंदी राज्यों में जनसही है, तो जिस मंशा के साथ जो भी अभियान चला, उस अभियान पर काम करना। एक क्या थे कि किसी भी सरकारी सुविधा का उपयोग नहीं कर पाएगा जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, खत्म मामला। क्या प्रभाव पड़ता है उस पर? जनसंख्या रोकने का एक सरल सा उपाय था, लेकिन वोट में राहुल जी, अरे राहुल जी कहां देखते हैं? नोएडा की सोसाइटी से मत देखिए, वहां की खिड़की से देखेंगे तो जनसंख्या रुकी हुई है। सोसाइटी के बाहर निकलिए जरा। नहीं, मैं तो सोसाइटी से बाहर, और ओखला साइड जाइए, शाहीन बाग साइड जाइए, कहां नोएडा की सोसाइटी के छत पर बैठ के देख रहे हैं आप? आशीष जी, मैं तो भाई केंद्र सरकार के जो आंकड़े हैं, विश्वसनीय आंकड़े जो मोदी सरकार जारी करती है, उनके विभाग जारी करते हैं, मैं उसी को देखता हूँ। आशीष जी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो टोटल फर्टिलिटी रेशियो होना चाहिए, वो होना चाहिए 2.1, केंद्र सरकार कहती है। और केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि हम लोग उसमें बजाते सफलता करते हुए 1.9 पे पहुंच चुके हैं। तो ये केंद्र, यानी 2.1 होना चाहिए, 1.9 पे पहुंच चुके हैं। तो इसलिए मैं तो उसी आंकड़े के आधार पर कह रहा हूं कि हम लोगों ने उसमें अच्छी खासी सफलता प्राप्त कर ली है केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक। लेकिन अभी भी ये चीज जो आपने कहा, सरकार की छवि तो खराब हुई है। देखिए आशीष जी, 2 राज्यों में इलेक्शन है, तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में। पहला तो मेरा आकलन यह है, राजनीतिक आकलन, कि इससे तमिलनाडु में जो कुछ भी और सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलती, उसमें वहां पे और ज्यादा नुकसान होगा, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आ जाए पश्चिम बंगाल को ले, कि पश्चिम बंगाल में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो उसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा विपक्ष की प्रतिक्रिया, विपक्ष को इसको किस तरह से विपक्ष सदन में इससे निपटता है। अगर विपक्ष चीज स्पष्ट करने में सफल होता है कि मामले महिला आरक्षण का नहीं बल्कि परिसीमन का मामला, फिर पश्चिम बंगाल में भी विपक्ष को नहीं होगा। ठीक है खेमचंद जी, एक रिएक्शन आपका, फिर मैं पंडित जी आपके पास आ रहा हूं। जी आशीष भाई जी बताएं। देखिए, एक राहुल लाल जी ये कह रहे हैं कि सरकार की ना सोची समझी रणनीति के तहत ये लेकर आया जा रहा है। चुनाव बीत जाता, मानसून सत्र में लाते, इतनी लाने की जल्दीबाजी क्या थी इनको? देखिए, कभी भी लाते, हमारे यहाँ पे तो चुनाव होते ही रहते हैं हर 6-8 महीने में। अगर मानसून सत्र में लाते तो उसके बाद भी आप कहते कि भाई फिर क्यों लाए, चुनाव आने वाले हैं। अब चुनाव हो रहे हैं। राहुल लाल जी, बात ध्यान से सुनिएगा, 3 राज्य इंपॉर्टेंट हैं जिसके चुनाव आने वाले हैं इसके बाद, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड, और कई जगह कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस भी हैं। तो मैं इनसे बस ये कहना चाहता हूँ कि ये लॉजिक कहीं भी फिट नहीं होता। रही जनसंख्या की बात, तो ऐसा नहीं है। अब जनसंख्या में तो ये लॉजिक तो दूसरी जगह भी चलता है। हिंदुओं ने कंट्रोल किया, उनको नुकसान हो रहा है, कुछ लोगों ने कंट्रोल नहीं किया उनकी। अब ये तो पॉलिसी 1 पर्सन 1 वोट की जो आप लोगों ने अप्लाई की थी, या फिर ऐसा इकोसिस्टम बनाया कि हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो
और दूसरी लोगों की मतलब खुली छूट दे दी, आप जितना दौड़ना चाहे उतना दौड़ो, 10 दौड़ो, 15 दौड़ो, जितनी आपको स्कोरिंग करनी है करो। तो वो चीजें, पॉलिसी तो जब हम रिव्यू करेंगे तो पता चलेगा ये सब कांग्रेस या फिर कांग्रेस समर्थित जितनी भी सरकारें रही उसके कारण ये इकोसिस्टम बना। लेकिन खेमचंद जी, आपको नहीं लगता कि जो स्कोरिंग इन लोगों ने की 10-15 वाली, वो सारी इस जनगणना में एकदम सामने आ जाएगी? जनगणना में तो सामने आ जाएगी, वो तो बिना जनगणना के भी अलग अलग रिपोर्ट में सामने आ गई है। उनकी स्कोरिंग भी सामने आ गई है, परसेंटेज भी सामने आ गई है, ग्रोथ भी सामने आ गई है, सब चीज सामने आ गई है। और ओवरऑल अब ये एक बहुत बड़ा हमारे देश के लिए और हमारी संस्कृति के लिए खतरा है कि हमारी एक बड़ी भूमि धर्म के आधार पे पाकिस्तान बनी और फिर वही समस्या फिर से पैदा हो रही है क्योंकि वो इकोसिस्टम ऐसा बनाया गया। लेकिन एनीवे ये आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक है कि भाई जो ये नंबर ऑफ द सीट्स बढ़ाई गई है, नंबर ऑफ सीट इसलिए बढ़ाई गई हैं कि जो महिलाओं को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसकी वजह से एग्जिस्टिंग जो नंबर हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो एग्जिस्टिंग नंबर डिस्टर्ब ना हो, नई सीट्स बनेंगी तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देते समय जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिसमें रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, उनको बहुत नहीं। लेकिन अगर 243 से 543 में से 33% दे देते तब क्या इंपैक्ट पड़ता? नहीं, इंपैक्ट है ना। तो उसका मतलब सीधा सीधा अगर आपको अभी जो एमपी हैं, जो लीडरशिप है, जो जिस एरिया से लड़ रहा है, इसका मतलब आपको उसमें से 1/3 को आपको आराम देना पड़ता। और 1/3 को अगर आप आराम दोगे तो ये सभी पार्टियों के लिए तो संभव नहीं है। कुछ पार्टियां कर भी सकती हैं, कुछ पार्टियां नहीं कर सकती। तो अगर आप ओवरऑल सभी पॉलिटिकल सिस्टम से देखोगे, सभी पॉलिटिकल पार्टी के नजरिए से देखोगे तो एक बहुत बड़ी एडजस्टमेंट या एक्सरसाइज होती है। अब जब नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी तो इसमें इंटरनल रिसफलमेंट या इंटरनल जो एक कह सकते हैं कि विरोधाभास या विरोध, वो नहीं होगा। ठीक है, पंडित राज शर्मा जी, क्या आप खेमचंद शर्मा जी के इस तर्क से सहमत हैं क्या? बिल्कुल नहीं, मैं इनसे क्या है, पूरी जनता नहीं है इनसे सहमत। उन्होंने कहा कि इनका मतलब है ये जो सीट बढ़ाना चाह रहे हैं ये लोगों को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि उन्हें नहीं हटते तो कैसे, तो इन्होंने कहा चलो भाई राज शर्मा तुम्हें देखिए खेमचंद जी, पंडित तो सही रहे हैं, कहने का मतलब यही था सबके लिए कि सारे हमारे जो प्लेयर हैं कोई रिटायर ना हो, सारे के सारे चुनावी मैदान में आए। दूसरी बात मैंने कहा ऑल पार्टीज, अरे भाई की भी जो टिकट है वो कटेगी नहीं, उनको भी देहरादून से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। अरे एक और बात कह रहा हूं, आपने कहा दूसरे लोग तो बच्चे बढ़ा रहे हैं, आपके नेता भी सोच लें, अभी भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, वो भी 2-2 बच्चे। अरे फिर कहेंगे आपके नेता तो शादी नहीं कर रहे हैं, कहां व्यक्तिगत हो जाते हैं। चलो आज मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे नेता राहुल गांधी शादी करें और हम उनकी शादी। अच्छा पंडित जी, आपने ऐसे बोला, मुझे लगा कि आज ही आप मंत्र पढ़वाने जा रहे हैं। नहीं, मुझे मेरा बस चले तो करवा दूं। मुझे यही लगा कि आप ये कहना नहीं, मैं तो चाहता हूं भाई मेरे नेता करें। और मैं एक और बात बता दो, क्योंकि एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है, अब कितना डिले करेंगे वो। लीजिए, तो जो एक्सपायरी डेट तक पहुंच आ गए। गई, आपने छेड़ दिया, आपने बरैया के छत्ते को छेड़ दिया, और उसका क्या जिसने छोड़ दी। अरे आप व्यक्तिगत आप लोग हो जाएंगे। जान तो नहीं है, बहरहाल व्यक्तिगत जा रहे हैं। मुझे शंका है क्यों छोड़ी, व्हाट इज द रीजन। अरे पंडित राज जी, आप टॉपिक से डिरेल हो जाते हैं। फिर इन्होंने छेड़ दिया, ये नहीं जानते। नहीं, मैं सारी बरैया छोड़ दूंगा खेमचंद जी आपके ऊपर। राज शर्मा जी, आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप कोई हमारे यहाँ पे यूपी में कहा जाता है, आप कोई साली सट्टा थोड़ी है कि आप छिड़ गए और मजाक करोगे उल्टा। ना मेरी बात सुन लीजिए, आप इंटेलेक्चुअल हो, वो एक कमेंट आपको ये दी गई है। अरे भाई, मेरे नेता ने हमारे नेता 2 से 3 जो लेजिटमेट जिन्होंने शादी की है, ज्यादा बच्चों की बात को नहीं करते, हमारे नेता कर रहे हैं कि होनी चाहिए। और हिंदू या सनातनी जो बच्चे पैदा कर लूं और उनको बच्चों की दुकान खुला दूं, आप बिना बच्चे करे 10-10 लाख के सूट पहनो, वारे बाबा, वारे बाबा के सूट उन्होंने अपनी मेहनत ये चालू पत्ती नहीं चलेगी। उन्होंने पब्लिक मैं 10 बच्चे पैदा कर दूं। भाई साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आशीष भाई, जो उनको पैसा मिलता है, इनसे बात पूछना आज कहूंगा, जो भी कपड़े अपने जो निजी खर्चे हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपनी सैलरी और अपनी इनकम से करते हैं। छोड़ो, अच्छा आप आदरणीय कहते हैं आप, और वो औरतों को, महिलाओं के लिए कहते हैं सहारनपुर की लड़कियों की नक्काशी, कैसे स्लीपिंग टंग हुआ,
कैसे स्लीपिंग टंग हुआ? कैसी बातें कर रहे हैं? हमसे तो नहीं निकलता ये। जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, सम्मान दे अरे रहे तो हैं, प्रधानमंत्री बनाओ। आज मैं HNN न्यूज में एक डिमांड करता हूँ, मैं भी प्रधानमंत्री जी को सैल्यूट करूंगा, महिला को प्रधानमंत्री बनाओ, कोई स्वीकार नहीं करेगा। यूपी में महिला को बनाओ। और एक न्यूज दे दूं, आप ही के द्वारा बनाई गई, राष्ट्रपति महोदय ने लेटर लिखा है। अरे दिल्ली को छोड़ के बताओ जो कहाँ है? कांग्रेस के द्वारा बनाए गए, उन्होंने लेटर लिखा है कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बिल का समर्थन करते आशीष हैं। भाई, इन लोगों का ये लोग बताऊं क्या है, ये लोग बहुत ही ये कन्निंग लोग हैं बीजेपी के नेता। आप बताइए, अभी लाल साहब कह रहे थे जब ये बहुमत में थे, अब रिजर्वेशन देना कनिंगनेस हो गई। अच्छा क्यों नहीं दे रहे थे महिलाओं को? अच्छा एक और बात, दो बच्चों का कानून क्यों नहीं ला रहे? अरे मेरी उम्र 4 साल बढ़ गई कहते कहते कहते। अरे देश को बर्बाद करने वालों नेता, बीजेपी बेटी जलाओ पार्टी, 2 बच्चों का कानून लाओ। क्यों डरते हो? क्या डर है जो गम छिपा रहे हो? क्यों नहीं लाते? और एक और बात ये बताओ, 2 बच्चों के कानून से पहले आप यूसीसी इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया आप लोगों ने? सशक्तिकरण करना है ना। हिंदू मैरिज एक्ट लेके आए, आप मुस्लिम मैरिज एक्ट क्यों नहीं लेके आए? अरे यार मुझे समझ उसी नहीं समय आई। एक ही मैं कह रहा भाल में जाए, दिया। दूसरा अपनी बीवी को 3 बार दे रहा तलाक। मुझे क्या, मैं अपनी बीवी का सम्मान करूं, मैं अपनी बेटी का सम्मान करूं, मैं अपनी बेटी की शादी गैर समुदाय पे ना होने दूं। आपके 12-13 नेताओं ने मुसलमानों से अपनी शादी करा दी। यार शर्म नहीं आती है? यहाँ बेकार दिखाते कहते हो। लोग कहते हैं सनातन धर्म की सरकार कहने वाली अपने बच्चियों की शादी मुसलमानों से करा दी। ये बेकार की बातें बता रहे हो यार। बहुत शर्म से सर झुक जाता है हमारा कि जब आप तथाकथित सनातन धर्म की सरकार कहने वाले 14 नेताओं के बच्चे भतीजे मुसलमानों से शादी की और आप उन्हें दामाद बनाओ। बेकार की बातें करते हो। कैप्टन जी आप तो बढ़िया इंसान हो यार, हम तो समझा करो। समझता हूँ, अरे दर्द हो सकता है। ये बताऊं, जिंदगी भर आप लोग जब मरोगे ना, हम लोग तो मंत्र पढ़ेंगे मरने पे, आप लोग तब भी गाली बकोगे, इसलिए नरक में जाओगे। अरे बेकार हो जाते पंडित जी, आप लोग जो मानसिक है, बता रहा हूँ व्यक्तिगत हो जाते हैं। ये सब मत कहिए, आप लोग यूं कहोगे। अरे पंडित जी ये सब मत कहा करिए, आप भी व्यक्तिगत हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी तो भी आपको भगा दिया जाएगा। बेकार की बातें करते हैं। व्यक्तिगत मत होइए, छोड़ दीजिए। 2 बच्चों का कानून लाओ। अच्छा ठीक है, वो अच्छा ठीक है, राहुल लाल जी बात ले लो। राहुल लाल जी, अभी जो तस्वीर हम देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की, पेश कल यही तस्वीर हमें संसद में भी दिखाई देगी। जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा, लेकिन बात तो यह भी है कि बिना विपक्ष के इस बिल को पास कराना लगभग नामुमकिन सा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या विपक्ष सरकार के साथ आएगा, वो भी तब जब 2 राज्यों में भी वोटिंग होने वाली है और दोनों महत्वपूर्ण राज्य हैं और दोनों विपक्ष के हैं। आशीष जी, कहीं से भी जो तमाम पत्रिका जो सोनिया गांधी ने हिंदू में लेख लिख से भी आप देख लीजिए, उसमें क्या विचार आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के विचार देखिए, अखिलेश जी के विचार देखिए, तमाम इंडिया अलायंस के जो वरिष्ठ हैं उनके जो लाइन है वो काफी हद तक क्लियर है हम लोगों का। तो इसमें विपक्ष सपोर्ट मिलता हुआ तो मुझे कहीं से नजर नहीं है विपक्ष का सपोर्ट मिलेगा। जो अब तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अच्छी चीज की शुरुआत जब करो उसी में से शुरू करो, तो मेरा ये कहना है कि विपक्ष जो डिमांड 2023 में कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी उसमें प्रचंड बहुमत थी, उस समय आशीष जी उनको उस नंबर के संकट का सामना करना पड़ता। अब विपक्ष कह रहा था कि भाई लागू 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू हो जाता, उस समय इसे किया नहीं। आज नंबर बल की वो सरकार के पास नहीं, और ये इस संसद सत्र में जो है कि वही हल्लामे के बीच में जो अभी हम लोगों ने देखा, ये संसद सत्र के भीतर भी हो और संविधान संशोधन 2/3 बहुमत से पास जाना है। वो संख्या जो 364 वाली 62-64 जो जादुई संख्या चाहिए वो तो है ही नहीं, न लोकसभा में है वो, न राज्यसभा में आशीष संख्या। तो इसलिए ये केवल और केवल मैं मानता हूं कि ये प्रसंगात विधानसभा को लेकर। सुनील जी जवाब देना चाहते। सुनील सर एक बात ले लीजिए, जो कांग्रेस बार बार इस बिल को पास करने का प्रयास किया अपनी सरकार के रहते हुए, वो नहीं हो पाया, कुछ लोगों ने विरोध कर दिया। क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी तो बनती है ना, सोनिया गांधी तो चाहती थी कि महिला आरक्षण बिल आए, सोनिया गांधी ने खड़ा होना पड़ेगा। नहीं कौशिक जी क्यों खड़ा होना पड़ेगा? कांग्रेस ने सिरा पक्ष स्पष्ट कर दिया है कि 543 सीटों पे आपको अगर 33% आरक्षण लागू करना है कीजिए। कांग्रेस और पूरा विपक्ष इंडिया आपके साथ खड़ा है,
लेकिन आप महिला आरक्षण के आड़ में आप परिसीमन का खेल खेले और उसका विपक्ष और देश की जनता बेवकूफ है, तो इसलिए इसमें नुकसान, कांग्रेस और विपक्ष, ठीक, मैं आपकी बात, इसमें नुकसान क्या है? इसमें नुकसान क्या है? आप पूरे के पूरे देश के राजनीतिक गणित को आप बदलने जा रहे हैं। विपक्ष बेवकूफ है कि वो आपके पूरे परिषद के गणित में विपक्ष फंस जाएगा उसमें। मैंने इसलिए तो अपने ओपनिंग कमेंट में ही मैंने उदाहरण दिया। और दूसरी चीज तो कम से कम आप देखिए इसमें कौशिक जी की जो भारत की राज्य सरकार है, देखिए अभी हम लोग संसद सदस्यों की वृद्धि चर्चा तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं भारत की, और संसद में तो संसद भवन तो बन भी गया, 800 सदस्यों वाला संसद, आज संसद भवन बन के बना हुआ है। राज्यों में विधानसभाओं की वहां पे एमएलए की संख्या बढ़नी है। सोचिए कि तमाम जगह आपको नए जो है कि विधानसभा के बिल्डिंग बनाने, उनके रेसिडेंसेस बनाने। राज्य, अधिकांश राज्य आपके भारी भरकम कर्ज में अभी डूबे हुए हैं, और कम से कम हर राज्य सरकार के ऊपर आप होटल जोड़ेंगे, वार्षिक तौर पर भारत के सरकारों के ऊपर जो इसका खर्च बढ़ेगा वो 40 से 50 हजार करोड़ रुपया का खर्च बढ़ेगा। उसके ऊपर तो भी चर्चा भी नहीं हुई है, क्योंकि वो पॉलिटिकल डिबेट का कौशिक जी हिस्सा बन ही नहीं रहा है वो। तो ये तो इसके पहलू जब खुलेंगे तो बहुत विस्तृत पहलू खुलेंगे, इसके आर्थिक पहलू, इसके दूसरे पहलू। लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकल गणित के लिए लाया गया, विधानसभा चुनाव के दरमियान में लाया गया, ना तो केंद्र सरकार गंभीर है इसको कराने के लिए। आप कह रहे हैं कि 2029 के बाद आ जाएगा तो धन वर्षा हो जाएगी राज्यों के पास, फिर बजट आएगा, फिर बिल्डिंग बन जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि सत्तारूढ़ पार्टी की मंदाई नहीं है इसको पारित कराने के लिए। ना अभी ये कह रहा हूँ 2023 में भी नहीं था। जो आपने कहा कि राज्यों के पास धन नहीं है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो 2032 में ये तो होगा, तो धन आ जाएगा, हो सकता है राज्यों के पास। कौशिक जी अगर देखिए तो अर्थव्यवस्था का भी, घर का अर्थव्यवस्था कभी खराब होता तो ऊपर होती है। तो अगर केंद्र सरकार अभी से मान ले कि हमें इतने भारी भरकम खर्चे करने, और उसके हिसाब से अभी से अधिकांश राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, अगर कोई एकीकृत नीति वित्त मंत्री ऐसी भी बनाती है और राज्यों को धन वर्षा होने लगे, तो मैं तो क्यों नहीं विश्वास करूंगा। मैं तो राज्यों के पास धन नहीं है विधानसभा भवन बनाने के लिए। कौशिक जी आज नहीं है धन, वे कौन करे कि 2032-33 तक में अगर सरकार बनाए, नीतियां बनाए, अगर राज्य सरकारों की झोली खाड़ी है, उत्तर प्रदेश सरकार पता भी। ठीक है, समय की कमी। अब वाइंड अप की तरफ बढ़े, फाइनल कमेंट लेंगे। खेमचंद शर्मा 30 सेकंड आपको, फाइनल कमेंट। इस बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन, क्या कह रहे थे? फाइनल कमेंट 30 सेकंड। देखिए, मैं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और एनडीए सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को उनका हक देने के लिए जो संकल्प है वो बहुत ही अच्छा संकल्प है, और इसको सभी को स्वागत करना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं कि विपक्ष भी इसका समर्थन करेगा और महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए जोर शोर से, वो राजनीति नहीं करेंगे, जोर शोर से। ठीक है, पंडित राज शर्मा जी 30 सेकंड। इनकी मनसा पे शंका है, ये झूठ के पुलिंदे हैं, और इनके लिए एक कहावत चरित्रार्थ होती है, मुंह में राम बगल में ईंटे, मिल गए राम तो उनको पीटे। ये झूठ बोलते हैं, ये महिला को सशक्तिकरण नहीं बनाते महिलाओं। ठीक है, राहुल लाल आशीष जी, देखिए ये पूरा का पूरा जो है वो सिर्फ टवल वाली स्थिति है। इसमें अगर एंगेजमेंट की मिलेगा तो न्यूज चैनलों को मिलेगा, हम राजनीतिक विश्लेषकों के लिए कहा है, सुनील को 80 पत्रकारों के लिए कहा, उन्हीं के लिए मौका है। जमीन और यथार्थ स्थिति पे इसमें कुछ होना नहीं इसमें। तो ये एक ऐसी स्थिति है, अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के छवि को खराब करने के लिए गेम प्लान उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक सर। देखिए, दो चीजें हैं सिन्हा साहब जी। पास होगा तो सरकार अपनी वाई लूटेगी, और ये पास नहीं होता है तो इसका ठीकरा विपक्ष को फोड़ने का प्रयास करेगी। ये बिल्कुल तय मान के चला जाए। बहरहाल का दिन बेहद अहम होने वाला है जब ये बिल सदन के पटल पर पेश होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे। प्राइम टाइम प्रहार में वक्त एक ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका।
इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं आज का विचार। हमेशा याद रहे, महफिल में साथ बैठने वाले और मुसीबत में साथ देने वाले दोनों अलग होते हैं। प्राइम टाइम प्रहार में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए CNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। कल रात 9 बजे आपसे फिर रूबरू होगा किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।